वेब सीरीज है, वेब सीरीज जो मैं लिख रहा था वो TV। करेगा मेरे को ना तुम्हें स्क्रीन दिख रही है क्या?
राइट? यस सर। ओके, तो लिखेंगे। यस सर, दिख रही है। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें न्यू चैप्टर। ठीक है जी, कौन सा? सर वो 1-2 क्वेश्चन रह गए। सर मैट्रिक्स में से डाउट्स हैं अभी। हाँ वो ठीक है, क्राइम में करते हैं डिस्कस, अभी स्टार्टिंग पढ़ लेते हैं। फंक्शंस, ठीक है। तो एक तो ये है कि थोड़ा सा रिलेशन हमने पढ़ा था, है ना? रिलेशन की क्या थी डेफिनेशन, कुछ याद आ रहा है? रिलेशन की definition। सर अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो आर इज रिलेशन कहलाएगा, सेट ए टू सेट बी। आर क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। Sir, R is the subset of A cross B. हाँ, आर इज ए सबसेट ऑफ क्या? ए क्रॉस बी, ऐसा। ठीक है, आर जो है होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है जी। फंक्शन में क्या है, अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, उससे पहले आप ये समझ लो कि जैसे वहां पे एक चीज और लिखा था हमने कि एवरी। नया चैप्टर शुरू हो गया? हाँ हाँ हो रहा है अभी, स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी। वो खत्म हो गया तो? ठीक है, हाँ जी वो खत्म हो गया है। और ये जो चैप्टर है इसमें भी मैं आपको बताऊं कि कहाँ पे ये 3 पार्ट है ना, आपको जो मॉड्यूल मिलेगा उसमें क्या क्या है? रिलेशन, फंक्शन एंड आईटीएफ। हाँ फंक्शन एंड क्या? आईटीएफ। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपको वहाँ पे इस चैप्टर में मिलेगा, रिलेशन, फंक्शन एंड आईटीएफ, जिसमें ये वाला पार्ट हमने पहले कवर कर रखा है। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ ये जो पार्ट है वो एक तरह से पहले हो गया है, सिर्फ ये 2 पार्ट बचा है, फंक्शन एंड आईटीएफ। तो फंक्शन के साथ जब डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए। लिखो, let A and B are two non-empty sets let A and B are two non-empty sets let A and B are क्या? Two non-empty sets, ठीक है। then there is a rule then there is a rule then there is a rule है ना, या मैपिंग भी बोलते हैं इसको, which associates every element of set A with a unique element of क्या? set B।
द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, क्या अगर है इसका मतलब समझते हैं यहाँ से। देखिए कि ए टू बी है ना, ए टू बी जो है वो फंक्शन कब कहलाएगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे जो अंडरलाइन करने वाली बात है, यहाँ पर जो अंडरलाइन करने वाली बात है वो क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ क्या, सेट बी। सेट ए का है ना, एक लाइन और लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड एज ए टू बी। ठीक है, कैसे इसको मैपिंग से हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखना। जैसे ये एक सेट ए के लिए बना लिया और ये एक सेट बी के लिए बना लिया। ए में एलिमेंट्स ले लिया हमने क्या, ए बी सी 1 2 3। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप मुझे बताना कि क्या ये वाला फंक्शन है जो मैपिंग यहाँ पे बना रहे हैं, क्या ये ए टू बी एक फंक्शन कहलाएगा, यस सर। है ना। क्योंकि क्यों कहलाएगा, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड कैसे है, यूनिकली रिलेटेड है ना। ए जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, बी जो है वो सिर्फ एक ही से, सी भी जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से है यहाँ पे रिलेटेड है। अच्छा, दूसरा अगर हम ऐसे बना दें, ए टू बी एफ, या गया ए बी सी डी 1 2 3। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये वाला क्या फंक्शन है, नो। नो सर। ये वाला फंक्शन है क्या, नहीं है, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है वो रिलेटेड नहीं है ना, डी जो है किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, थर्ड वाली मैपिंग जो हम यहाँ पे बना रहे हैं उसको देख के बताइएगा। ये ए, ये बी, ए बी सी डी 1 2 3 4, तो क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस सर। यस सर। यस यस कर रहा है क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट, यस। यस ये सर। जो है वो क्या, ये एक फंक्शन है ना। क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड है और वो रिलेशन जो है यहाँ पे कैसा है, वो यूनिक है। मतलब ए सिर्फ वन ही से रिलेटेड है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ए एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से, मतलब सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए 1 से रिलेटेड है और ए 2 से रिलेटेड है, तो उस केस में फंक्शन वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए 1 से ही है सिर्फ, बी भी सिर्फ 1 से है, सी भी 1 से, डी भी 1 से, तो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। और एक लास्ट हम आपसे पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इस वाले में क्या है, ए बी वही है, ए बी सी डी 1 2 3 4। ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से है, नो फंक्शन नहीं है सर। क्या है जी, ये फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन नहीं है सर। नहीं है। नो सर नहीं है। हाँ, फंक्शन ही नहीं है। क्यों, उसका रीजन क्या है कि जो सी एलिमेंट है वो देखो 2 से रिलेटेड है और 4 से रिलेटेड है, तो यूनिक रिलेशन जो होना चाहिए वो इसमें नहीं है। सी जो है वो 2 से रिलेटेड है और 4 से रिलेटेड है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें,
नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये जो फंक्शन है इस वाले केस में, या चलो ये पहले वाले केस में ले लेते हैं। पहले वाले केस में a किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। f ऑफ b किसके बराबर है, 2, एंड f ऑफ c किसके बराबर है, 3 के क्या है, बराबर है। ठीक है, और जैसे वहां पे हमने बताया था, कहाँ पे, रिलेशन में इमेज एंड क्या, प्री इमेज, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. इमेज एंड प्री इमेज। इमेज एंड प्री इमेज क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे क्या है लिखे इस वाले एग्जांपल के लिए कि चलो बना लेते हैं फिर से। हाँ, ये यहाँ पे A B C 1 2 क्या 3, ठीक है, ऐसा था। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इस एग्जांपल में कि A का इमेज जो है वो कौन है, 1। ये रिलेशन में बतलाया था ये, है ना, इमेज ऑफ A इज व्हाट, इमेज ऑफ A इज 1, इमेज ऑफ B इज 2, इमेज ऑफ C इज 3। तो प्री इमेज ऑफ 1 इज, प्री इमेज क्या होता है, प्री इमेज ऑफ 1 इज A, ऐसा। A का इमेज 1 है और 1 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो प्री इमेज ऑफ 1 बराबर क्या, A, है ना। सिमिलरली इमेज ऑफ B इज 2 एंड प्री इमेज ऑफ 2 इज क्या, बताइए, B। ये जो फंक्शन है इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये जो फंक्शन है ये A to B, इसी को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, F बराबर, A किससे रिलेटेड है, 1 से है, तो इसका मतलब F में क्या आएगा, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, A, 1। ठीक है जी। B में क्या फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर, B, 2. B, 2 एंड नेक्स्ट C, 3, है ना। तो इस फंक्शन को हम किस फॉर्म लिख सकते हैं, देखो फंक्शन A तो मैपिंग है ना, ये मैपिंग के अकॉर्डिंग शो कर लिया, या फिर इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में बता सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, एक क्या C, 3। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं और उसमें से कुछ पूछूं कि बताओ कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, अगर मैपिंग बना के दे दिया तब तो वहां से डायरेक्ट आप बता सकते थे कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा इसमें है ना। इन मैपिंग से आपको डायरेक्ट दिख रहा है चारों से कि किस कौन से नहीं है। लेकिन अगर यही मैपिंग के बजाय 4 ऐसे बना दिए, पहला ये लिख दिया, है ना, जैसे मान लो ये वाला था, इस वाले, इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म लिखूं इस वाले को, तो कैसे लिखा जाएगा, A, 1 है ना, B, 2, C, क्या 2, ठीक है, C, फिर 4 और D, 4। तो इस बार क्या है कि ये चीज नहीं देके, अरे ये चीज ना देके अगर आपको ऑर्डर पेयर के फॉर्म मिल गया हुआ है तो वहां से कैसे पहचान होगा कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको देखना है कि पहली बात तो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें अगर मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखूंगा तो 2 ऑर्डर पेयर तो एक तो ये लिखा जाएगा ना, C, 2 और क्या C, 4 लिखा जाएगा, ठीक है। तो C, 2 और C, 4 क्लास कैसे ज्वाइन कर रहे हो आप बेटा? आकाश सर, हाँ सर, ये पुण्या से बात करना, पुण्या अभी ज्वाइन कर रही है, 1 मिनट बात कराना। पुण्या आपको कैसे मिल गई क्लास, ये मैथ की चल रही ना अभी तो? इसको अभी इंटरचेंज हुआ बेटा, केमिस्ट्री क्लास नहीं है बेटा, कैसे ज्वाइन कर रहे हो अभी? लेफ्ट आउट हो जाओ उससे अभी।
है ना? आपकी 7:30 से होगी क्लास अब। चलिए देखना बेटा। ठीक है, तो इमेज एंड क्या प्रीमेज के बाद फिर हम यहाँ पे बात क्या कर रहे थे कि ऑडिट पेयर के फॉर्म में कैसे हम पहचानेंगे कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। पहली बात तो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑडिट पेयर का है वो सारे सेट एक के सारे एलिमेंट आने चाहिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट में, और फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब क्या करें, एक एग्जांपल से समझते इस बात को। लिखो सेट ए बराबर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी, और सेट बी है 1 2 3 4, और हम कुछ ऑर्डर पेयर के फॉर्म लिख रहे हैं फंक्शन। ठीक है, तो आप उससे बताइएगा कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा। पहले मैपिंग के द्वारा देख के बता रहे थे, अब जो है वो कैसे बताना है आपको, बाय ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो F1 लिखा हुआ है A, 1 B, 2 C, 3 D, 4, है ना? ऐसे 2 3 और लिख दे रहा हूँ, फिर आप बताना कौन सा है कौन सा नहीं है। तो कौन सा इसमें फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। सर F1 रिप्रेजेंट कर रहा है F2 Only F3 one. नहीं। ओनली 1 F1 मतलब, तो देखते हैं। देखो अगर आपको चेक करना है, मान लीजिए ऑड पेयर में दिक्कत हो रही है, तो इसको आप मैपिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे F1 है, इसको मैपिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, सेट ए बी तो पहले से दिया हुआ है, ए बी सी डी 1 2 3 4, ए किससे रिलेटेड है, 1 से है ना। तो वहां से तो देखो यहीं से चेक कर सकते हैं बिना मैपिंग बनाए हुए कि सबसे पहली बात कि सेट ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो ए बी सी डी सारे आ रहे हैं क्या, हाँ आ रहे हैं, और वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ही होना चाहिए। मान लो ए बी सी ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं रहता तो फिर ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि फिर डी किसी ना किसी से रिलेटेड है ही नहीं है। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, राइट। तो अगर ये ऑर्डर पेयर नहीं रहता तो हम कह देते क्या कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन सेट ए का सारा एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। अब देखना आपको ये है कि सेट ए का कोई ऑर्डर मतलब ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट तो नहीं हो रहा ना। ए सिर्फ एक A1 से रिलेटेड है, B2 से रिलेटेड है, C3 से है, D4 से। तो यस ये जो है वो एक तरह से क्या है यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। F2 फंक्शन क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, देखो क्या सेट ए का हर एक एलिमेंट आ रहा है, ABCD आ रहा है, देखिए ABCD आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है इस वाले में कि सेट ए का जो एलिमेंट बी है वो यहाँ पे देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है ना। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब बी 2 से भी रिलेटेड है और बी किससे रिलेटेड है, बी जो है वो 2 से रिलेटेड है और 3 से भी रिलेटेड है। तो बी 2 और 3 दोनों से रिलेटेड है, तो फिर ये फंक्शन होगा क्या, नहीं। यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब सिर्फ केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ बी जो है ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या बता रहा है कि बी जो है वो 2 से भी रिलेटेड है और बी 3 से भी रिलेटेड है, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और इसको आप चाहो तो मैपिंग में भी बना सकते थे ऐसे कि A1 से रिलेटेड है, B2 से ये, और साथ साथ B और किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। अगर इसका मैं बनाऊंगा तो B 3 से रिलेटेड है, फिर C किससे है, 4 से है, और D 4 से, C 4 से है और D भी 4 से। ऐसे मैपिंग बनाओगे तो भी आप देख लोगे कि हाँ B2 से रिलेटेड है और B3 से भी है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। चलो F3 की बात करते हैं। F3 क्यों नहीं है फंक्शन, सर सारे एलिमेंट एक के रिलेटेड। हाँ सारे एलिमेंट नहीं है, A1 से रिलेटेड है ठीक है, B
A1 से रिलेटेड है, B2 से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन C और D किसी से रिलेटेड है ही नहीं है, तो सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होने से, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। F4 में क्या दिक्कत है? सर जो क्या सी फंक्शन है? ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, बी ए से रिलेट नहीं हो सकता, तो जो सी वाला है वो बी ए से रिलेट होना है। देखो F4 से देख सकते हैं कि C जो है किसी से रिलेटेड नहीं है। C कहाँ है? A1 से रिलेटेड है, B2 से है, C किसी से रिलेटेड है क्या? नहीं है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है जी, है ना, तो C किसी से भी रिलेटेड नहीं है। और ये बताया पहली बात कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, तो ए बी सेट ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए, तो ए बी तो आ रहा है, 3 कहाँ आ रहा है सेट ए में? आ रही बात समझ में यहाँ पे कि 3 जो है वो सेट ए में नहीं आ रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं 3 जो है और सी जो है वो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ऑर्डर पेयर में पहचानने का आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले कि आपको देखना है कि ऑर्डर पेयर में सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए ऑर्डर पेयर का? सेट बी को, ठीक है। और देखना है आपको फर्स्ट एलिमेंट सारे सेट ए को पूरा कवर कर रहा हो, जैसे यहाँ पे देखो ए बी पूरा सेट ए नहीं आ रहा है, सी डी छूट जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। और फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का वो रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट होने का मतलब क्या हुआ कि बी टू से रिलेटेड और बी थ्री से रिलेटेड है, तो एक यूनिक रिलेशन नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं हो पाता, के ध्यान रहेगा। अब इसी के आगे ग्राफिकली, ग्राफ अगर किसी कर्व का दिया हुआ है वो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कैसे बतलाएंगे? उसके लिए लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, draw a line parallel to क्या? Y axis. If it curves the curve only at one point, then it is a function. ठीक है, क्या करना है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है y एक्सिस के, और अगर वो कर्व को सिर्फ ओनली एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फिर वो कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए ऐसा हमने कुछ बना दिया है, ठीक है, ये कोई कर्व, अब क्या ये कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये वाला कर्व हो गया एक, और एक ये कर्व है, ठीक है, इसमें से कौन सा कर्व जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ये वाली जो चीज यहाँ पे लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग? तो आप देखेंगे कि इस अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, है ना, तो ग्राफ को देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के, तो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और इसमें कहीं भी आप ड्रॉ कर दो y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो दिख रहा है ना कितने पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ को? सिर्फ और सिर्फ ओनली एट वन पॉइंट। लेकिन इस वाले में 2 पॉइंट्स पे, है ना, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा कि y एक्सिस इधर हमने ड्रॉ कर दिया तो कहाँ कट कर रहा है एक ही जगह एक बार भी? तो इधर थोड़ी ड्रॉ करेंगे जी, नहीं पता कि इधर ड्रॉ कर लिया, कहाँ कट कर रहा है? तो
ये तो मैं क्यों यही फंक्शन है, ये पूछ क्यों फंक्शन नहीं है? हाँ, तो इसलिए बता दिया वो, ये क्यों फंक्शन नहीं है वो समझो। यहाँ पे ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए वैल्यू x है, x1 है, और x1 y एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x1 पे हमें 2 वैल्यू मिल रही है ना, क्या क्या, y1 और क्या y2, है ना। एक लाइन हमने ड्रॉ किया पैरेलल टू y एक्सिस, और ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब हुआ क्या कि एक x पे हमें y की कितनी वैल्यू आ रही है, 2, है ना। एक x पे y की कितनी वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पे, बताइए, 2। क्या ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा x, एक x पे y की 2 वैल्यू आना, मतलब x1 y1 से रिलेटेड है और x1 y2 से रिलेटेड है, तो ये होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे बतला रहे हैं कि एक x पे एक ही y मिलना चाहिए आपको, है ना। अगर आप एक x रख रहे हैं तो आपको एक ही y मिलना चाहिए। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू x, है ना, ये पैराबोला पढ़ा है ना आपने, कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, राइट? अरे है ना भाई। तो इसमें एक x इक्वल टू 1 रखोगे तो देखो y की दो को कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगे, है ना। 2 वैल्यू आएंगे ना, क्या क्या आएगी, प्लस y माइनस। इज इक्वल टू क्या, हाँ प्लस माइनस, मतलब क्या हुआ कि 1 इज रिलेटेड विथ क्या, 1 एंड क्या, -1, मतलब एक x माइनस। पे y की 2 वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये फंक्शन में क्या है कि एक x पे आपको एक ही y मिलना चाहिए। तो ग्राफ को देखकर आपको बताना है कौन सा फंक्शन नहीं है। चलो छोटा सा कुछ क्वेश्चन ग्राफ की हेल्प से, सर तो लिखिए। सर अगर जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल भी कर सकते थे ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल में क्या होगा, अगर करेंगे तो यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या होगा इसमें कि दो डिफरेंट एक्स आएंगे जी, सेम एक्स थोड़ी ना होगा। यहाँ इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स अलग होगा, इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग एक्स अलग होगा, लेकिन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे दोनों ही पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ही एक्स होगा। समझ पा रहे? यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, तो यहाँ पे दो x1 और x2 होंगे और उस पर y सेम होगा, ठीक है। तो x1 और x2 पे y की एक वैल्यू सेम आ रही है, ऐसा। तो ये थोड़ी ना फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एक x पे क्या मिलना चाहिए आपको, एक x से करस्पॉन्डिंग एक ही y मिलना चाहिए, ऐसा। तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो एक x रखा आपने x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे y की क्या क्या वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ऐसा। इससे नहीं देखेंगे, इससे थोड़ी देर पता चलेगा फंक्शन है कि नहीं है, ये तो आगे का चीज हो गया जी। यहाँ तो 2x है, ठीक है। यस सर। और एक छोटा सा कुछ कर्व में लिख रहा हूँ, है ना, उसका ग्राफ बना के आप बताना कि कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नहीं है। जैसे which of the following are functions, ठीक है। फर्स्ट वन इज y बराबर रूट एक्स, सेकंड इज y स्क्वायर इक्वल टू x, थर्ड y बराबर साइन x, क्या ये फंक्शन है, फोर्थ y बराबर 1 प्लस मॉड x, फिफ्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मॉड एक्स पढ़ा है ना आपने 11th में, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 में। यस सर। तो ये 5 है, छोटे सिंपल वाले ग्राफ है, आप जल्दी से बता सकते हैं इसमें कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है।
सर फर्स्ट कर रहा है, थर्ड कर रहा है। फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ पता है कैसे बनता है? y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? देखिए y इक्वल टू रूट एक्स जो है ना, चलो सेकंड पहले स्टार्ट करते हैं। सेकंड तो अभी पहले भी आया था, इसलिए y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ कैसा बनता है जी? अभी बनाया हुआ ऊपर है, पैराबोला बनता है, राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, तो ये फंक्शन है क्या? एक x पे No. 2y आ रहा है? नहीं है। तो एक x पे क्या आ रहा है? देखिए 2y आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं करता है ना। एक x पे 2y आ रहा है, y1 y2, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा ये जो, लेकिन इस y स्क्वायर इक्वल टू x है, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे देन वी गेट व्हाट, प्लस माइनस रूट एक्स, राइट। y के लिए क्या आ जाएगी यहाँ से, प्लस माइनस क्या, रूट एक्स, राइट। तो एक ये देखो इसमें दो ब्रांच है ना, y इक्वल टू ये है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पूरा ग्राफ है। लेकिन अगर हमें y की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस क्या, रूट एक्स। तो y इक्वल टू रूट एक्स जो है वो ये है, अपर पार्ट है, और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स जो है वो क्या है, इसका लोअर पार्ट है। ये वाला पोर्शन है y रूट एक्स, और ये वाला क्या है, y इक्वल टू क्या, रूट एक्स। और कंबाइंड क्या है, बोथ y स्क्वायर इक्वल टू क्या, x। y इक्वल टू रूट एक्स मतलब समझ रहे हो ना, y की कैसी वैल्यू मिल रही है, सिर्फ पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव। एंड y इक्वल टू माइनस रूट एक्स मतलब y कैसा है इस केस में, ऑलवेज निगेटिव है। तो y निगेटिव वाला पोर्शन माइनस रूट एक्स। हाँ, तो इसमें जो दो ब्रांच हैं अलग अलग, सिर्फ कहूँ मैं कि y इक्वल टू रूट एक्स बनाओ, तो फिर वो y इक्वल टू रूट क्या आ जाएगा जी, कैसा आ जाएगा, ऐसा, ये वाला पोर्शन सिर्फ ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला पोर्शन है रूट एक्स। बताइए क्या ये फंक्शन है? हाँ है। फंक्शन है, ये है। y इक्वल टू माइनस रूट एक्स पूछेगा तो भी क्या है, वो फंक्शन है। यस सर है। अच्छा साइन एक्स, ये तो सबको पता है ग्राफ इसका, साइन एक्स है। Yes. Yes, sir. साइन एक्स के भी ग्राफ में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन को भी ड्रॉ करेंगे, कहीं भी ड्रॉ कर लो तो ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो यस इट इज अ फंक्शन। और 1 प्लस मॉड एक्स, फोर्थ वन इज y बराबर 1 प्लस मॉड एक्स। मॉड एक्स अगर आप सबको पता है कैसा बनता है, मॉड एक्स ऐसा बनता है, यस Y ये है के मॉड ऊपर एक्स। बनेगा। हाँ, 1 प्लस मॉड एक्स मतलब क्या होगा, 1 यूनिट ऊपर ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। है ना, ये है 0.0, तो ये है y इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स। तो बताइए क्या ये फंक्शन है? Yes, sir. है। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ के बारे में क्या है? फिफ्थ फंक्शन नहीं। नहीं है सर। ये तो क्या एक सर्कल है जी, है ना। सर्कल। तो उससे क्या पता चलेगा कि
सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है, एट ऑरिजिन है ना, और रेडियस कितना है 1। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ये भी जो है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर वापस जैसे y की वैल्यू में अगर मैं यहाँ से निकालूं तो y की दो वैल्यू पता क्या क्या दिखेगा, प्लस माइनस का क्या, √1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू सिर्फ इतना पूछा जाता है, y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या फंक्शन है क्या। तो y की पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये वाला पोर्शन, सेमी सर्कल जो दिख रहा है ना, ये वाला अपर पार्ट वाला, ये इसकी इक्वेशन है, ये है ना। इस ये जो कर्व है क्या है, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू ये, और y इक्वल टू माइनस साइन वाले का मतलब कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन क्या है, y इक्वल टू। तो अगर दोनों को अलग अलग पूछा जाता देन दोनों फंक्शन होता है ना। सिर्फ अगर मैं कहूँ कि बताओ इसका ग्राफ बना के बतलाओ, तो ये क्या बनेगा, कैसा बनेगा, ये बनेगा सेमी सर्कल। ठीक है, ऐसा। तो माइनस एक क्या है कर्व, पॉइंट क्या क्या है ये 1,0 और क्या -1,0। तो ये जो होगा सर्कल का, कि ये वाला पार्ट, ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा एक तरह से, y इक्वल टू, अरे कहाँ चला गया, y इक्वल टू, बताइए y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, √1 माइनस, हाँ किसका ग्राफ है ये, y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। यस सर। इसी में एक छोटा सा और हेडिंग है, क्या, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ये तो हो गया था फंक्शन में। यहाँ पे रिलेशन में लिखवाया था ये भी, है ना। हाँ सर। हाँ, फंक्शन के लिए लिख लेते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड क्या, रेंज। तो पहला डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन क्या है कि अगर फंक्शन a टू b लिखा हुआ है ना, कि if f defined from a to b then a is known as domain of function f। इसको क्या पढ़ते हैं कि f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू सेट b। तो अगर फंक्शन a टू b डिफाइंड है देन सेट a जो है वही क्या है, एक तरह से फंक्शन का डोमेन है। ठीक है, सेकेंड कोडोमेन, रिलेशन में कोडोमेन के बारे में लिखे थे, याद है, if f defined from a to b then set b, तो right, बी is known as क्या, codomain of function f। and last range, range क्या होता है लिख लो, range is the set of
set of all images of the element set of all images of the element of set A. सेट ए के जो एलिमेंट्स के जो इमेजेस होंगे उनका सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ सेट ए बना लिया, ये सेट बी, ए बी सी 1 2 3 4, ठीक है। ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से रिलेटेड है, सी 3 से। तो यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि एफ जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो व्हाट इज डोमेन ऑफ एफ, कौन सा सेट आएगा, वो सेट ए आ जाएगा, राइट। और वो किसके बराबर है, 1 2 3। ए बी सी सर ABC होगा। चेक करने के लिए देख रहे थे कि ध्यान दे रहे हो या नहीं। ए बी सी यस सर, कोडोमेन, हम दे रहे हैं ना सर, पता पड़ गया 1 2 होगी 3 हाँ कोडोमेन। कोडोमेन क्या आएगा, 1 2 3 कैसे, 1 2 3 कैसे, क्या लिखा है देखो यहाँ पे। 2 3 4 सर रेंज आएगा 1 2 3। आएगा। हाँ, अगर ए टू बी है देन सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। कोडोमेन इज 1 2 3 4। अच्छा रेंज क्या है भाई, 1 2 3 है। 1 2 3 1 2 3 हाँ रेंज जो है वो एक तरह से क्या है, एक तरह से सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या इमेज, तो ए का इमेज क्या है 1, बी का इमेज 2, सी का इमेज 3। तो इन इमेजेस का सेट मतलब 1 2 3। तो ये क्या है, एक तरह से रेंज। और यहाँ से ये बात भी लिखने वाली है कि क्या, कि रेंज जो होता है वो क्या होता है जी, सबसेट ऑफ, रेंज इज अ सबसेट ऑफ क्या, रेंज जो होगा वो कोडोमेन के अंदर से ही तो आएगा, ठीक है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ क्या, कोडोमेन। सर बताइए, सर बोलिए। सर केमिस्ट्री वाले सर ने एक बार बताया था कि ऐसा टीचर इसलिए बोलते हैं ताकि उनकी गलती छुप जाए। किसको, क्या 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 बोलते हैं, एफ कि हम तो आपको जानबूझ चेक कर गलती से। या फिर वो कि ये ऐसा गलती छुपाने के लिए करते हैं। कौन बोल रहे थे, केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं सर। अच्छा अच्छा, किसके बारे में, हमारे बारे में। नहीं किसी के भी, नहीं सर, जनरली सारे टीचर के अच्छा। बारे में। हाँ हाँ गलती छुपाने के लिए, लेकिन हमारे केस में क्या है, थोड़ा सा अलग है इसमें, ठीक है। थोड़ा अलग है, आप सर समझिए इस समझ बात रहे हैं को। सर। हम चलिए तो सर आप इसी हंस पे एक क्यों रहे हो? क्वेश्चन, सर आप हंस इसी क्यों पे रहे एक क्वेश्चन बनता है, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन ये है कि y is equal to x square defined from I to n, comment whether it is a function or not। comment whether it is a function or not। सर ऐसा है है, फंक्शन। y इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर है और I टू n डिफाइंड है। सर नॉट इक्वल जल्दबाजी नहीं करेंगे जी। नो देखिए मैपिंग बना लो, मैपिंग से आपको क्लियरली दिख जाएगा
ये फंक्शन है या नहीं है। तो एक तो क्या है, सेट इंटीजर है, ठीक है, एक है इंटीजर है, और दूसरा जो है सेट, वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आई है n है। तो आई में कौन सी एलिमेंट आ गई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और n में वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो देखिए आई टू एन डिफाइंड है यहाँ पे एक मैपिंग, और उसमें पूछा है कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं। तो -3 ये तो क्या हो गया, x की वैल्यू है ना, और इधर जो लिखा है वो किसकी वैल्यू हो गया, y की, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ क्या, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन रूल, वो इसको क्या पढ़ेंगे, y जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ क्या, x। तो अब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ ग्राफ नहीं बनाएंगे ना, ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे जो सेट है वो कैसे डिफाइंड है, i to n है ना। तो ग्राफ नहीं चलेगा यहाँ पे। डोमेन अगर r रहता तो आप बना सकते थे ग्राफ, इसमें दिक्कत हो जाएगी, ग्राफ में एक एक पॉइंट लोकेट करेंगे आप। तो -3 पे वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह अगर आप -3 हो गए तो y कितना आएगा, देखो 9 और 3 पे भी 9 है, 9। इसलिए नहीं होगा। नहीं, इस कारण नहीं होगा, ये जीरो पे डिफाइन। इसमें तो दिक्कत थोड़ी ना है, 3 का एक ही इमेज है, -3 का भी एक ही इमेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। -2 पे 4, 2 पे भी 4, -1 पे 1 और 1 पे भी 1। दिक्कत ये है कि 0 का कोई इमेज नहीं मिल पाएगा, 0 x की जगह 0 हो गए तो y भी 0 आएगा, लेकिन इसमें 0 है ही नहीं इधर, तो 0 किसी से भी रिलेट नहीं हो पाएगा। तो सेट ए में 0 छूट जाएगा एक तरह से, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन है या नहीं है, नहीं। नहीं है सर, अगर n की ठीक है। जगह रियल नंबर होता तो होता ना। हाँ, अगर n की जगह मान लो वहां उधर इंटीजर भी होता तो भी चल जाता ऐसा, ठीक है, होल नंबर भी होता तो भी चल जाता। सर ठीक रियल है, होता तो हाँ तो वो सबसेट ही तो हो गया, रियल होता तो और कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो आता ना उसमें। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन सिंस 0 क्या, डज नॉट हैव एनी इमेज, राइट। 0 का कोई भी इमेज नहीं है इसलिए ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक और सर वो वाले क्वेश्चन बता दीजिए मैट्रिक्स। रुक तो जाओ यार, ये पढ़ा रहे हैं इसको तो पहले देखो, बोल तो रहे हैं कि डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं जल्दी से, छोटे छोटे हैं वो। कंसिडर अ फंक्शन phi is equal to x plus 3 defined from n to n, ठीक है। फाइंड द, एक एक दो लाइन के क्वेश्चन है इसलिए दो क्वेश्चन और हम ऐड कर रहे हैं जल्दी से। फाइंड द इमेज ऑफ 3 and pre-image of 9 under F। तो इसका सॉल्यूशन जल्दी से बताएंगे। तो इमेज ऑफ 3 तो हो गया 6 और प्री इमेज ऑफ 9 हो गया 6। देखो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है क्या, x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो क्या कह रहा है 3 का इमेज मतलब x इक्वल टू 3 का इमेज मतलब x इक्वल टू 3 पे y की जो वैल्यू आ रही है ना,
वही उसका क्या हो जाएगा, इमेज जाएगा। और जैसे इस वाले में समझो, ये वाला एग्जांपल जो था, ये तो है कि फंक्शन नहीं है, बट फिर भी जहाँ पे डिफाइंड है इसका इमेज और प्री इमेज मिल रहा है, उसमें अगर हम बात कर लें तो x इक्वल टू 3 रखने पे y के लिए कितनी आ रही है, 9। तो 3 का इमेज क्या हो जाएगा, 9। तो अगर किसी का इमेज पूछ रहा है, मतलब x की जगह वो वैल्यू रखनी है और देखना है y क्या आ रहा है उससे, ठीक है। और अगर पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है कि बताओ प्री इमेज बताओ, ठीक है। तो प्री इमेज अगर पूछा है, मान लीजिए किसका, 4 का, तो 4 का प्री इमेज पूछा है, तो मतलब आप y की जगह 4 रखेंगे एंड देन आप क्या फाइंड करेंगे, x, x है ना। y की जगह 4 रख के, y की जगह 4 रखेंगे और फिर वहां से क्या आ जाएगा, x आएगा। x की क्या क्या आएगी, देखो y की जगह 4 रखोगे तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो प्लस माइनस 2 ही क्या हो जाएंगे, उसके प्री इमेज जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम बोले कि इमेज ऑफ 3, तो y की वैल्यू एट x इक्वल टू 3, ये है क्वेश्चन एक तरह से। तो कितना आ जाएगा वो, 6। और प्री इमेज ऑफ 9 का मतलब क्या हो गया कि y की जगह 9 रखने पर x क्या आ रहा है, ऐसा। यहाँ पे y की जगह 9 रखो और वहां से x निकालो, तो वो भी कितना आ रहा है, वो भी कितना बताइए, 6। एक ये आज का लिख ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर डिस्कशन कर लेते हैं। इन अ फंक्शनल मैपिंग, देखो हाउ मेनी मिनिमम एंड maximum images and pre-images ठीक है। कैन एन एलिमेंट हैव ऐसा है क्वेश्चन, कैन एन एलिमेंट हैव। तो क्वेश्चन सुना रहा है फंक्शन मैपिंग में मिनिमम और मैक्सिमम इमेज एंड प्री इमेज क्या होंगी किसी एलिमेंट की, ऐसा। इमेज तो 1 ही होगी और इनफाइनाइट प्री इमेज हो सकती है। तो सही है सर। देखिए क्या बता रहे हैं, मिनिमम या मिनिमम इमेज बता रहे हैं किसी एलिमेंट की। मिनिमम इमेज तो किसी 1 एलिमेंट की मिनिमम इमेज क्या होगी, जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो इसके कितने इमेज हो सकते हैं, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। अगर 2 1 से ज्यादा हुए तो फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। तो किसी एलिमेंट की मिनिमम मिनिमम, मैक्सिमम दोनों 1 होगी। हाँ मिनिमम और मैक्सिमम दोनों क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मिनिमम इमेज और मैक्सिमम में 0 और इनफाइनाइट प्री इमेज में मिनिमम इमेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 एंड मैक्सिमम इमेज इज ऑल्सो 1। इमेज इज क्या, ऑल्सो 1। मिनिमम प्री इमेज की बात कर लें, 0 किसी एलिमेंट की मिनिमम प्री इमेज, तो कोई एक एलिमेंट है यहाँ, वो इस ऐसा भी हो सकता है ना उसका कोई प्री इमेज ना हो। जैसे देखो यहाँ पे 5 का कोई प्री इमेज है क्या, नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम प्री इमेज कितना हो सकता है, 0। और मैक्सिमम कितना हो सकता है,
मैक्सिमम उतना हो सकता है जितने सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ऐसा मतलब डोमेन में। जैसे स्टार्टिंग में कहाँ गया ये, अब जैसे 1 का देखो, 1 का अगर मैं इसमें बात करूँ सिर्फ इसी में कि 1 का मैक्सिमम प्रीमेज कितना होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम 4 1 का मैक्सिमम प्रीमेज क्या 4 से ज्यादा नहीं हो सकता इसमें? 4 से ज्यादा हम बना सकते हैं क्या, बताइए? 1 का मैक्सिमम अगर हम बात करें प्रीमेज की, नो तो क्या 4 से ज्यादा हो सकता है क्या इसमें? बताओ। नो सर। नो सर। 4 से ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम किसी एलिमेंट के प्रीमेज उतने ही होंगे जितने सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मतलब डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर ए में मान लीजिए 4 ही एलिमेंट है, तो किसी एलिमेंट का मैक्सिमम प्री इमेज जो होगा वो एक तरफ से कितना होगा, 4 ही होगा जी, 4 ऐसा। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मान के चल दे रहे हैं हम क्या कि सेट ए में n एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे लिखते हैं n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या, इन सेट ए या डोमेन। ठीक है, चलो। तो अब आगे का जो पार्ट है, ये तो आज बेसिक पार्ट है। मेन जो है डोमेन वाला पार्ट जो है स्टार्ट होगा फंक्शन का अगली क्लास से। और अभी जो है हम जो मैट्रिसेस में होमवर्क दिए हैं आपको, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो एक तो एडवांस वाले जेई मेन वाले जो क्वेश्चन थे उसमें किसी को डाउट था, लास्ट क्लास में कोई बोल रहे थे तो टाइम नहीं था, तो हमने कौन सा क्वेश्चन तो बोला था कि पता है, जेई मेन वाले जो दिया था हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्रैमर्स रूल पे बेस्ड, वो उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गए सारे? कहाँ गया सर योगेश? मैट्रिसेस मेथड था और क्रैमर्स रूल, दोनों में से कौन सा सही है? देखिए मैट्रिक्स मेथड बता रहे हैं कि वो कहाँ से यूज, कहाँ पे यूज करना है आपको, बोर्ड में यूज करना है। वहाँ पे लिखा आएगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इक्वेशन बाय क्या, सेक्शन डी में मैट्रिक्स भी दिया मेथड। है सर। कहाँ पे दिया है? हाँ तो सेक्शन सब्जेक्टिव डी वाले में। में दिया होगा। यस सर। अच्छा, एक और डाउट पूछ रहे थे, सॉल्यूशन ट्रिपलेट क्या होता है, राइट? तो उसको समझ लेते हैं। देखो तो सेक्शन डी में देखो एक वर्ड आ रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या, ट्रिपलेट। सॉल्यूशन ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड तीनों सॉल्यूशन को एक साथ लिखना है ना। जैसे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं इसमें, 3 एलिमेंट्स, और इसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर में। तो वही है सॉल्यूशन, मतलब एक्स, ये वाई और ये क्या है, जेड है। तो अब ये कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले में, कि किसी एक वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन से, एक वेरिएबल को क्या रख रखा है इन्होंने, लैम्डा रख दिया है। तो जेड को लैम्डा रख दो, जेड को लैम्डा रख दो, और है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन तो पता चल गया कि आपको इनफाइनाइट आ रहा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका है, उसका ये तरीका है कि जो इक्वेशन गिवन है, जैसे ये गिवन है x + 2y + 3z = 4 और x प्लस पी वाई, पी कितना आ रहा है 4, तो x प्लस हो जाएगा ये, अरे लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक इक्वेशन आ गया x + 2y + 3z = क्या 4, और p की वैल्यू आई कितनी 4, तो x + 4y + 2z = क्या 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तीसरा तीसरा इक्वेशन क्या है, x + 4y + 2z = 3।
इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालने का तरीका है कि किसी एक वेरिएबल को के मान लो या लैम्डा मान लो। तो जेड को मान लीजिए लैम्डा मान लिया ना ऑप्शन को देखते हुए, तो जेड बराबर क्या मान लिया, लैम्डा। ठीक है, तो z बराबर लैम्डा मान लिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y बराबर क्या 4 माइनस 3 लैम्डा। एक तो ये बनेगा, और एक क्या बनेगा, x प्लस 4y बराबर क्या 3 माइनस 2 लैम्डा। यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यू, और वो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा इसमें दिख रहा है जैसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें 5 माइनस 4 लैम्डा, और y कितना आ जाएगा बताइए, लैम्डा माइनस 1 बाई क्या 2, ऐसा इन दोनों इक्वेशन से। अब इसको वेरीफाई भी कर लेंगे कि ये जो है ना वो थर्ड इक्वेशन को, मतलब x की जगह ये रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे और z की जगह लैम्डा रखेंगे, देख लेंगे वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो वही सोल्यूशन है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है कि वो थर्ड इक्वेशन को भी कोई ऐसा तो है नहीं कि नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो वो यही वाले सॉल्यूशन जो है वो थर्ड वाले को भी क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, ऐसा। ठीक है, तो जेई मेन में कोई नहीं डाउट है बताइए। सर जेई मेंस का 13 एंड 3 और 12 मेरा 3 और सब मेंस 12, एडवांस। हाँ ये वाले ना, अच्छा रुको अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा यार। 12 कौन सा है, 12 देख लो, उस टाइप के क्वेश्चन जो है ना अभी करवाएंगे, हमने बोला था पी एंड क्यू बी 3x3। चलो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऑप्शन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यही खाली कर लेते हैं इतना। दे दीजिए, मैं करने कर लूँ। हाँ बता दे रहे, देखिए इसमें क्या करना है आपको, कहाँ चला गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो समझो कि क्या कह रहा है कि P and Q 3x3 matrix में P is not equal to Q, PQ is not equal, PQ is equal to क्या QQ and P square Q equal to Q square P, then the determinant P square plus Q square। ठीक है, तो PQ बराबर एक लिखा हुआ है और P स्क्वायर Q बराबर है Q स्क्वायर P। अब ये वाले एक्सप्रेशन कैसे लेके आएंगे, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, उसमें आएगा ये। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो PQ माइनस क्या आ जाएगा, P स्क्वायर Q बराबर Q माइनस क्या Q स्क्वायर P। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, P स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो P माइनस Q, और यहाँ से Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा Q माइनस P। तो P स्क्वायर इंटू P माइनस Q माइनस Q स्क्वायर इंटू क्या Q माइनस P, या ऐसा कर दें कि प्लस लिख के यहाँ पे P माइनस Q लिख दें, समझ रहे हैं। P माइनस Q ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। अब ऐसा आ गया AB इज नल मैट्रिक्स, तो अगर AB इज नल मैट्रिक्स ना तो यहाँ चार पॉसिबिलिटी होता है कि A नल मैट्रिक्स, B इज नॉट नल मैट्रिक्स, या A नल मैट्रिक्स नहीं है, B नल मैट्रिक्स है। ठीक है, या दोनों क्या है नल मैट्रिक्स है, या दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है तो भी उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है। अगर A इंटू बी नल मैट्रिक्स है, ए बी नल मैट्रिक्स है, तो ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि P इज नॉट इक्वल टू Q, तो P अगर Q के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है। बताओ जी, समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्या बोला है कि P जो है वो नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ए बी में अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये दो केस बनता है, या तो ये वाला बनेगा या ये बनेगा। अच्छा, इन दोनों ही केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आएगी
मतलब अच्छा बी नल मैट्रिक्स है तो यहाँ दिख रहा है ना, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आएगा 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आएगा इसमें 0। इस वाले केस में भी डिटरमिनेंट ऑफ ए भी 0 आता है और डिटरमिनेंट ऑफ बी भी 0 आता है। कैसे, इसको हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, याद दिला देना, ठीक है। अगर ए बी नल मैट्रिक्स है तो ए बी अगर नल मैट्रिक्स है तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं है तो बी के बारे में क्या होगा, या तो वो नल मैट्रिक्स होगा या नल मैट्रिक्स नहीं होगा, है ना। अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये दोनों तो केस कट गए ना, ठीक रहा है। अगर मैट्रिक्स नहीं है तो ये दोनों केस, इसमें पहले और तीसरे वाले में क्या था, ए नल मैट्रिक्स था, लेकिन यहाँ पे ए नल मैट्रिक्स तो बी या तो नल मैट्रिक्स होगा या नहीं नल होगा, तो दोनों ही केस में डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी। इस वाले में कैसे, ये अगली क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू जो आएगी वो 0। कई तो ऐसे समझ जाते हैं कि ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये नल मैट्रिक्स, और उस केस में अगर ये नल मैट्रिक्स होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी है, उस केस में भी इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आती है वो क्या आएगी 0। और कौन सा है इसमें, देखो थर्ड वाला में है ना, अभी थोड़ा हम हिंट देते हैं, एक बार ट्राई करना सारे लोग, क्योंकि वो अभी होमवर्क में हमने दिया नहीं था ये क्वेश्चन। कौन सा वाला, थर्ड वाला, लेकिन चलो बार बार बोल रहा है तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, हिंट देते हैं अभी। सेक्शन डी में नहीं है किसी को डाउट, जो होमवर्क दिया था सेक्शन डी पूरा सबका हो गया जी। यस सर। तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ p क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू क्या 0 विथ एंट्रीज एज 1, है ना, विथ 4 एंट्रीज एज क्या 1, एंड टोटल के 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो कितने एंट्रीज होंगे उसमें 9, 4 1 है तो जाएंगे फिर 0, समझ रहे हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू क्या 0, देखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ a अगर हम फाइंड कर लें, एलिमेंट क्या a1 b1 c1 a2 b2 2 a3 b3 c3, इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करेंगे तो कितना आएगा, ये a1 b2 c3 माइनस b3 c2 इंटू क्या आएगा a1 c3 माइनस a3 c2 और प्लस का c1 a2 b3 माइनस a3 b2। तो यहाँ से 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, a1 b2 c3 फिर a1 b3 c2 माइनस b1 a1 c3 प्लस b1 a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस c1 a3 b2, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिसके लिए जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा, जिसमें 4 एंट्रीज तो 1 है और अदर एंट्रीज क्या है 0 है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो सोचो ये पूरा 0 कब नहीं होगा। अच्छा ध्यान रहे इसमें 5 एलिमेंट्स क्या है, 5 एलिमेंट्स 0 है, कोई भी 0 हो सकते हैं 5 एलिमेंट्स, मान लो ये 5 0 हो गए, तो अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो गया तो वही तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स तो क्या है इसमें 0 है 9 में से, और 4 क्या है 1 है। तो आप मुझे बताइए डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए मतलब इन 6 में से कोई भी एक टर्म जो है वो 0 ना हो, इन 6 में से कोई भी एक टर्म क्या हो 0 ना हो। अगर मान लीजिए ये 0 ना हो तो ये 0 तब नहीं होगा जब इसके तीनों एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं।
हेलो, यस सर। यस देखिए भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, 0 नहीं होना चाहिए मतलब इस 6 में से कोई भी एक जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो 4 ही तो 1 है ना, 4 ही क्या है बताइए, 1 है, समझ रहे हैं क्या है, 4 क्या है, 1 है। और तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 कब नहीं होगा, जब इन 6 में से कोई भी एक टर्म क्या हो, 0 ना हो, तब 0 नहीं होगा जी। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, थोड़ी सी पीएनसी वाली कॉन्सेप्ट लगे यहाँ पे, कि 6 में से कोई भी एक टर्म जो है वो 0 ना हो, तो कितने तरीके उसके हो गए बताइए, 6 में से कोई भी एक टर्म 0 ना हो तो उसके लिए 6, या तो ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, या ये 0 ना हो, या ये 0 ना हो, या ये 0 ना हो। मान लीजिए ये 0 नहीं है, कौन 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं है मतलब A1 भी क्या है इस केस में बताइए 1, और B2 भी क्या है 1, और C3 भी क्या है 1। अब देखो 3 1 तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, टोटल हमारे पास कितने 1 थे, 4 1, तो वो चौथा 1 जो है वो चौथा 1 क्या हो सकता है बताइए, अगर A1 1 है, आपका A1 1 है ना, A1 1 है, B2 1 है, A1 1 है, B2 1 है और C3 1 है, अगर ये तीनों 1 है, ठीक है, 6C1 हाँ तो ये तीनों अगर 1 है तो चौथा 1 ही जो है एक बचा रिमेनिंग 1, वो या तो इसकी जगह आ सकता है, या तो इसकी जगह, या तो वो B1 के बराबर हो सकता है, या C1 या C2 या B3 या A3 या A2, कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगी फोर्थ 1 के लिए, 6C1 6, हाँ 6 हो जाएंगे ना, कि अब जैसे मान लो कोई ऐसा नहीं कि यही मान लिया उठा लिया कि A1 1 है, B3 1 है ना, और C2 1 है, तो अगर ये तीनों 1 है, अगर इन तीनों को मैं 1 1 1 बोल दूं, तो फोर्थ 1 के लिए कितने चॉइस है, फोर्थ 1 के लिए वापस, फोर्थ 1 क्या, फोर्थ 1 के लिए कितने चॉइस है बताइए, वापस 6 है ना, वापस 6 है। तो अगर भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तो ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक टर्म क्या हो 0 ना हो, तो उससे कितने तरीके, 6, और जो फोर्थ 1 हुआ वो कितने तरीके से अरेंज होगा, फोर्थ 1 जो लास्ट 1 एक बचा वो वापस उसके लिए कितने चॉइस है, 6, तो टोटल जो ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे वो कितना हो जाएगा, टोटल आंसर इज 36। इसको एक बार आप घर से फिर से सोचिएगा, और एक बार मैं फिर, अभी थोड़ा सा टाइम कम बच रहा है तो एक बार फिर से अगली फिर से हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं सर आज के क्लास की लिंक दे देना सर ग्रुप पे, क्लास का लिंक या फिर ये पीडीएफ, सर ये वीडियो, सर हाँ वीडियो रिकॉर्ड वीडियो तो वो आप उनसे मांग लीजिएगा, राजवीर सर से मांग लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, सर। ठीक है जी। तो ये है यहाँ पे सर आंसर लेस एटलीस्ट 7 आ रहा है, आंसर क्या रहा है, एटलीस्ट 7। हाँ हाँ तो हाँ तो 36 7 कोई से तो ऑप्शन नहीं ज्यादा होगा ही ना, है ना। 5 6 ये 36 आंसर आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, यही तो होगा। सर इसी कंसेप्ट पे और कर सकते हैं जो एडवांस वाले में। हाँ कर सकते हो, लेकिन उसमें एक बताना पड़ेगा हमें, लास्ट के वही अगली क्लास में भी लास्ट में जो डिस्कशन पार्ट में उसको भी कवर कर लेंगे। ये वाले एक बार आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से आप खुद से एक बार देखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, और एक बार मैं फिर अगली बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आ गया होगा ऐसे आपको समझ में, फिर भी लेकिन थोड़ी सी जिन्होंने पीएनसी वगैरह नहीं पढ़ी है थोड़ा सा वो फील कर रहे होंगे दिक्कत, ठीक है फिर, है ना, आगे इसके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम निकलता जा रहा है आपका।